गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 में फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आगे बढ़ेंगे। आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टडी कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। तो इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं क्या है। जब भी हम किसी क्लोज्ड कॉइल में, क्लोज लूप के अंदर करंट अगर फ्लो करते हैं और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दैट कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो टॉर्क लगने की वजह से वो मूव करती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ MCG। लिखते हैं इसको। इट इज बेस्ड द फैक्ट दैट whenever a current carrying coil is placed in external magnetic field, closed loop, it is placed in external magnetic field, then it experiences torque। ठीक है। Now next is construction। ठीक है। और ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ठीक है। और ये जो बीच में है दिस इज ब्लू कलर में, दिस इज कॉइल। This is a pointer on the coil which moves when coil moves। ठीक है। This is soft iron जो हमने रखा हुआ है। तो अभी बेसिकली क्या है कि जब भी कभी ये नॉर्थ साउथ पोल जैसे इसमें से फील्ड निकल रही है, फील्ड जो है वो
रेडियल डायरेक्शन में है, तो रेडियल डायरेक्शन की वजह से जो प्लेन है कॉइल का, दैट इज ऑलवेज प्लेन इज पैरेलल टू फील्ड, प्लेन इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड। तो इसके लिए क्या क्या हमें कंस्ट्रक्शन में चाहिए, दैट इज टू मैग्नेट्स, सर्कुलर कॉइल, soft iron core. This is required to enhance magnetic field. To enhance field, मैग्नेटिक फील्ड को एनहेंस करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इन MCG, moving coil galvanometer, is made radial. This is done so as to have maximum torque. As plane of coil and magnetic field are parallel, क्योंकि जो प्लेन है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल होगा तो जो प्लेन से नॉर्मल निकलेगा वो 90 डिग्री पे हो जाएगा, तो M और V के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाउ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये MP sin 90, ये वैल्यू आ जाती है मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, टॉर्क इसके अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, तो उससे तभी पॉसिबल है जब फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगी कॉइल। नेक्स्ट है इसमें वर्किंग। As current is passed through a coil, as current is passed through coil, torque acts on it because it is placed in external magnetic field of magnets. Therefore, coil rotates. Now to balance those coils, उसको जो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कॉइल रोटेट करेगी। नाउ टू बैलेंस टॉर्क,
ऑन कॉइल, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू इट, ताकि वो बैलेंस हो सके। ठीक है, इसके बाद हम मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे अभी। देखिए, जब ये ऐसे समझ लीजिए, ये हमने यहाँ पर ये बीच में आयरन रखी हुई है हमने, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सर्कुलर कॉइल है, कॉइल ये है सर्कुलर वाली। ठीक है, तो मैंने इसको कॉइल मार्क कर दिया, एक सेकेंड। तो ये कॉइल है, ये बीच वाला सॉफ्ट आयरन कोर है। तो यहाँ से इसके प्लेन से ही जा रहा है। ठीक है, अगर इसके प्लेन से जाएगा, प्लेन के अगर ये पैरेलल जाएगा, तो एम एम जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस कॉइल का, वो इससे बाहर आ जाएगा। दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगी। जब कभी भी ये कॉइल रोटेट करेगी, ये वाली कॉइल जो सर्कुलर कॉइल है, तो पॉइंटर इसके साथ ही रोटेट करेगा। तो पॉइंटर रोटेट करेगा तो इंडिकेशन आएगी, और पॉइंटर को रोकने के लिए यहाँ इसके साथ कहीं एक स्प्रिंग अटैच होगा, जो कि इसको मूवमेंट को रोकेगा। कहीं अटैच कर सकते हैं हम यहाँ पे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, बट अटैच होगा वो यहाँ पे। ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर के या एमीटर के या वोल्टमीटर के अंदर का सिचुएशन है ये। जो जब ये घूमेगा, कॉइल जब घूमेगी तो स्प्रिंग पीछे से, स्प्रिंग खुलेगा ना जब कॉइल घूमेगी, तो स्प्रिंग उसको रोकेगा, ऑपोजिट देगा वो उसको फोर्स। सर एक बार वो एक्सप्लेनेशन मुझे बता दो, मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर लगती है, वो कैसे होता है? हाँ बोलो, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ जैसे मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर लगती है ना इसमें, उसके बाद कैसे वो घूमता वाला बता दो फिर से कैसे होता है वो। नहीं, अगर ये देखो ना, अगर ये फील्ड है और यहाँ से करंट पास हो रहा है कहीं पे भी, इधर से करंट देखो कैसे पास होगा, ये इसमें से तो करंट जा रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगी ना फिर? हाँ, हम आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, हाँ आपकी हाँ तरफ आ हाँ। रही है, और फील्ड इस तरफ है। तो एम क्रॉस बी कर दे, कैसे घूमेगा? तो ये कॉइल, ये वाली साइड जो राइट साइड वाली अंदर जाएगी, ये वाली बाहर आएगी। पॉइंटर रोटेट करेगा ना, पॉइंटर रोटेट करेगा तो वो इंडिकेशन देगा वहां पे, जो एमीटर के ऊपर डायल होता है उसके अंदर इंडिकेशन आ जाती है ना, वो उसको इस तरह से हम बनाएंगे कि वो इंडिकेशन में राइट लेफ्ट घूमेगा, इसको जब एनक्लोज करेंगे बॉक्स में। ठीक है, ठीक है ठीक है। बस ये ध्यान रखना है बस कि उसको घूमना है, दैट्स इट। और जब ये घूमेगा, अगर इसको रोकने के लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे तो ये तो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें एक स्प्रिंग अटैच करना पड़ता है इसके साथ। तो टॉर्क जो है दैट इज एम बी साइन 90। 90 डिग्री इसलिए है एज फील्ड इज रेडियल। as n is equal to number of turns of coil, coil के अंदर इतने टर्न्स होंगे, therefore net torque जो आएगी that will be n times mb। ठीक है, sin 90 तो आई गया, as m will be equal to ia, therefore tau net is equal to nia b। b जो है that is magnetic field due to magnets। this torque is balanced by spring। टॉर्क जो है वो स्प्रिंग के केस में ये होती है सी फाई। सी कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और फाई है जो स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन है। फाई इज डिफ्लेक्शन जितने से स्प्रिंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।
फाई को आप एंगल रोटेटेड बाय कॉइल भी बोल सकते हो, या स्प्रिंग जितना रोटेट कर रहा है। Therefore, on balancing, C phi is equal to NMB. C phi is equal to NIAB. तो यहाँ पे करंट एक तरह से देख लेते हैं क्या आ जाएगा, C by NAB into phi। तो करंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू phi। तो आपको अगर ये ध्यान हो कि हमेशा बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो रिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। करंट इन galvanometer is always proportional to reflection। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C डिवाइडेड बाय NAB। ये वैल्यू बन जाएगी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, अब चेक कर लीजिए इसको एक बार और बता दीजिए मुझे। दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बेसिकली प्रिंसिपल क्लियर है कि जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे हमने नॉर्थ साउथ पोल बनाया, बीच में हमने कॉइल रखी और एक सॉफ्ट आयरन कोर भी ले लिया। कॉइल को हमेशा इस तरह से प्लेस किया जाता है कि वो फील्ड जो है उसके फील्ड के पैरेलल रहेगी। तो जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करेगा इट विल मूव, पॉइंटर ही मूव करेगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगी। उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हमने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, तो उस स्प्रिंग से उसको बैलेंस करते हैं। टॉर्क दोनों वाली बैलेंस हो जाएंगी, उससे हमारे पास जो करंट की वजह से टॉर्क आ रही है वो और स्प्रिंग वाली टॉर्क आपस में बैलेंस करते हैं। वी गेट दिस एक्सप्रेशन करंट प्रोपोर्शनल टू फाई आ गया। वो हमेशा रिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल रहता है। सर जो कॉइल जो मतलब जो पॉइंटर रोटेट करेगा वो किस साइड मतलब रोटेट कैसे करेगा वो कैसे पता चला हमें? तो क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में तो सेम एंगल है ना, तो जीरो है ना। अरे जीरो कहाँ है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट और इस तरह से समझो, ये जो ये करंट जा रहा है आपके पास कॉइल, तो इसका एम का है, बाहर की तरफ नहीं है। हाँ एम बाहर की तरफ है। एम और बी में एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। टॉर्क हाँ आ एम तो और बी में तो हो गया। हाँ, तो एम क्रॉस बी की तरफ ये रोटेट करेगी कॉइल। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है ना, उस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, वैसे ही वो घूमेगा फिर डायल भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये टॉपिक लेते हैं, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। सी इज कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, कपल पर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं इसको। करंट सेंसिटिविटी लिखते हैं इसको IS। इट इज डिफाइंड एज एंगल रोटेटेड पर यूनिट करंट। IS की वैल्यू आ जाएगी फाई डिवाइडेड बाय आई। यहाँ से आप देख लीजिए क्या वैल्यू आती है, दिस इज NAB डिवाइडेड बाय C। ठीक है, यूनिट इज रेडियन पर एम्पियर। C इज कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग, ऐसे समझ लो, उसको बोलते हैं कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है,
क्वेश्चन आता है हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है अगर तो इंक्रीज IS, ऐसे समझ लेते हैं। टू इंक्रीज IS we can increase N और increase A, ठीक है। तो अगर हम N इंक्रीज करेंगे तो इस केस में गैल्वेनोमीटर बिकम्स बल्की। मतलब इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज को इंक्रीज करना। गैल्वेनोमीटर बिकम्स बल्की और इंक्रीज एरिया, अगेन इस केस में भी इट बिकम्स बिगर। फ्रेम बड़ा हो जाएगा तो वो भी बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंक्रीज B, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करेंगे तो मैग्नेट्स विल बिकम बिगर। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी हम इजीली कर पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में हमें। और डिक्रीज C, ठीक है। C मतलब जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है उसको कम करेंगे, तो उस केस में मैग्नेट के टूटने का डर रहता है, मैग्नेट कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए इट्स नॉट इजीली, थ्योरेटिकली हम बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको चेंज करना आसान नहीं होता, इसको बढ़ाना ऑप्टिमाइज करते हुए ही देखना पड़ता है। नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। This is VS, voltage sensitivity. It is defined as angle rotated per unit volt. Therefore, VS is phi divided by V. This is IR. ना तो ये तो पहले ही आ चुका है, NAB by CR। तो इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन पर वोल्ट, ठीक है। इसमें कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, इन ए गैल्वेनोमीटर if current sensitivity increases by any means, किसी भी तरीके से हमने बढ़ा दी, then what's the effect on voltage sensitivity? Does it also increases? मतलब क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी उससे? Does voltage sensitivity also increases? ठीक है। तो on increasing current sensitivity, जैसे हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे बाय एनी मींस, लाइक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए या कोई भी चीज हमने बढ़ाई, बाय इंक्रीजिंग N और A, है ना। जनरली नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जिससे वो बढ़ता है। सो वी आर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो मतलब अगर हमने न्यूमरेटर बढ़ाया तो डिनोमिनेटर भी ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ गया। देयरफॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी मे रिमेन सेम, जरूरी नहीं है बढ़े, में लिखा है इसलिए, इट मे रिमेन सेम, बढ़ भी सकती है
मान लीजिए अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो फिर आर नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। बट जनरली हम बी को नहीं बढ़ाते, हम एन या ए को बढ़ाएंगे। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिमेन सेम, वो जरूरी नहीं है कि बढ़े। ठीक है, 5 मार्क प्रॉब्लम है ये एक्चुअली, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। सर एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा से समझा दो। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो तब आप ये टर्म्स में से कुछ एक बढ़ाते हैं, एन को, ए को, बी को या सी को घटाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता इनमें से किसी को भी बढ़ाना है। तो उसके लिए हम फिर ये कहते हैं कि जैसा भी वो आ रहा है इन एनी केस, मतलब ऑप्टिमाइज, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होके आता है आपके पास गैल्वेनोमीटर बन के। तो फिर भी उसकी अगर हमें करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो इनमें से किसी चीज को चेंज करके हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली हम नंबर ऑफ टर्न्स को ही चेंज करते हैं। तो अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी देखनी है तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी अगर हमने बढ़ाई तो क्या वो जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी बढ़ाएगा? तो आंसर है कि जरूरी नहीं है कि वो वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाए, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होती है उन टर्न्स की वजह से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगी ना। नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ गए, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी उसकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो न्यूमरेटर भी बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। तो ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े, वो सेम ही रहे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आपने दोनों बढ़ा दिए तो हो सकता है रेशो रिमेन्स सेम ऑलमोस्ट। तो इसलिए लिखा हुआ है वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिमेन सेम। हाँ, अगर आप एन को ना बढ़ा के बी को बढ़ा देते हैं तो आर सेम रहता है, तो उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे ऐसे लिखना होता है इसको, इट मे रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे, दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। जो वेलोसिटी सेलेक्टर इसका फिनोमेना जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। Now, in a velocity selector, electric field and magnetic field are produced in such a manner in a region such that they are perpendicular to each other. Now, if charge with different velocities are placed through the region, then only that charge will pass through that region on which magnetic force and electric force balances. तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई थी और उसमें से हमने एक चार्ज पास करवाया था जो सीधा निकल जाता है। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये देख लेते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर, E vector and B vector, electric field vector and magnetic field vector are produced in a region such that both are perpendicular to each other. Charges with different velocities are passed through the region. Only that charge will pass on which net force is 0. On which magnetic force and electric force balanced. ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन है ये है इस टाइप से। तो
जैसे ये ई वेक्टर ले लिया हमने इधर से, और ये बी वेक्टर हो गया अंदर, है ना। ये आ गया ई वेक्टर और ये आ गया बी वेक्टर। अब अगर कोई भी चार्ज यहाँ से पास करेगा तो वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर जाता है। अगर तो ये चार्ज है, ये पास कर रहा है विदाउट डिफ्लेक्शन। क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ई की वैल्यू आ जाती है वी बी। सो देयरफॉर टू पास अनडिफ्लेक्टेड, तो वेलोसिटी है दैट मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको। तो अभी तक हमने ये दो टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक वेलोसिटी सिलेक्टर। एक टॉपिक है और साइक्लोट्रॉन, वैसे वो हट चुका है बट थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, देख लेते हैं उसको। साइक्लोट्रॉन क्या है एक्चुअल में, 5 मार्क प्रॉब्लम थी ये पहले, ये हट चुका है। तो साइक्लोट्रॉन क्या, इट इज अ डिवाइस used to accelerate charges to high energies in magnetic fields. तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं क्या है, ठीक है। मैं तीनों उसके हिसाब से इसको बता देता हूँ आपको। According to this, when velocity of charged particle is perpendicular to external magnetic field, then particle moves in circle. ठीक है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में we require two metal Ds, external magnetic field, charge particle and oscillator। एक ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है, जो वोल्टेज देगा, बार बार चेंज करेगा। आइए इसको देखते हैं जरा कैसे ये बनेगा।
ठीक है, ऐसे दो डीज हमने रखी हुई हैं और ये एक ऑसिलेटर लगा हुआ है यहाँ पे। इससे यहाँ पर इनको वोल्टेज मिलती है, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से ऑसिलेट करती है वोल्टेज। ये सेंटर है, अब इसमें इस तरह से आप देख सकते हो ये वर्टिकल ऐसे फील्ड जा रही है नीचे। ठीक है ना, फील्ड इस तरह से नीचे की तरफ है। जो पार्टिकल है वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, जैसी पार्टिकल यहाँ प्रोड्यूस होता है इधर पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, पार्टिकल उधर एक्सेलरेट होगा, वो अंदर एंटर करेगा। अंदर एंटर करेगा तो अंदर जैसे ही वो एंटर करेगा, अब वहां पे वोल्टेज का काम खत्म हो गया, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो जो कि नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी इस तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, वो ऐसे मूव करता हुआ यहाँ से इस तरफ से यहाँ से बाहर आएगा। जैसे ही वो बाहर आएगा तो ये वाली डी है, इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वोल्टेज इस तरह से ऑसिलेट करेगी कि बाय द टाइम ये बाहर आता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ये वाली डी, दिस इज D1, दिस इज D2। तो फाइनली चार्ज इधर एंटर करेगा, फिर ज्यादा वेलोसिटी से और बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से बाहर आएगा, उतनी देर में D1 विल बी पॉजिटिवली चार्ज, अगेन उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे मूव करते करते वो बड़ा सर्कल करता जाएगा और एनर्जी भी उसकी बढ़ती जाएगी। फाइनली इधर एक आउटलेट होगा जिधर से हम उसको रिक्वायर्ड पर्पस के लिए वी कैन टेक दैट चार्ज आउट। ये तरीका होता है इसका, ठीक है। तो ऑसिलेटर बेसिकली यार एसी जनरेटर टाइप समझ लो, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑल्टरनेट वोल्टेज दे रहा है वो, उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटर। ये एसी जनरेटर टाइप, वोल्टेज चेंज करता रहेगा बार बार इसकी। सर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्ट मतलब तेज कैसे हो गया वो इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले जा रहा था तो अपने पार्ट से ज्यादा बड़ा कैसे कर दिया उसने? सर सर आपने म्यूट किया रखा। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस समय ये यहाँ पे प्रोड्यूस होगा पार्टिकल, पहले इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होके वो इधर, क्योंकि पॉजिटिव ये डी पॉजिटिवली चार्ज होगी, इस तरफ भागेगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर पार्टिकल है तो ये डी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगी तो ये एक्सेलरेट करेगा, अंदर आएगा और अंदर से ऐसे फिर घूमेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है, फिर यहाँ से ठीक है। बाहर आएगा, बाय द टाइम ये बाहर आएगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, फिर ये अच्छा इसको इस तरफ एक्सेलरेट होगा और वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। हर बार उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, बिफोर एंटरिंग रेडियस बड़ा होता जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। और पार्टिकल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये पहले नहीं पता लग सकता, मतलब जो भी पहले लेंगे उसको ऑपोजिट होगी मतलब हाँ पहले हाँ, वाले। वो पहले पता होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट वर्किंग लिखवा रहा हूँ इसकी। वैसे तो ये हट गया अभी टॉपिक, बट हम इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। जो हमने अभी डिस्कस किया है हम वही आगे नोट डाउन कर रहे हैं, देख लेते हैं इसको। हॉलो, दीज आर हॉलो, तो अंदर कैसे जाएगा चार्ज पार्टिकल? as charge is produced at midpoint O, जो हमने यहाँ दिखाया था, ये पॉइंट है वो, यहाँ प्रोड्यूस होगा चार्ज, ठीक है। one of these will be at negative potential assuming charge is positive.
hence charge is accelerated. Towards that D. Now once it has entered in that D, its speed remains same and there is no electric field inside. And there is no electric field inside, E vector inside. बाहर तो है ना क्योंकि potential था तो इसलिए. Now due to presence of magnetic field, B vector perpendicular to D's. आप देख सकते हैं जो D's हैं उनके perpendicular B है. अगर D horizontal में है तो field ऊपर से normal आ रही है उनके ऊपर. Perpendicular D's के charge revolves in circle. As it comes out, the other D will come at negative potential. वो टाइमिंग ऐसे सेट करनी पड़ेगी कि चार्ज जितनी देर में बाहर आ रहा है उतनी देर में उसका टाइम उसका पोटेंशियल चेंज हो जाए. Will come at negative potential. Again charge is accelerated. चार्ज एक्सेलरेट होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. And follow a bigger circle. Bigger circular path. In other D. This process continues till desired energy level is reached. A particle is reached. ठीक है. At this point, charge can be taken out for various purposes. ठीक है ना. Now what is important is कि frequency जो है cyclotron की is equal to frequency of oscillator. This is the condition of cyclotron. Condition is the condition for cyclotron to work. Cyclotron work ही तभी करेगा जब ये frequency match करेगी. मतलब जो frequency है अब वो आपको क्लियर है. साइक्लोट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो QB by 2 pi m जो होता है ना हमारे पास. This must be equal to frequency of oscillator. Now what is the maximum radius? Radius maximum करना है तो velocity maximum होगी by Q. इससे हमें पता चल जाएगा कि साइक्लोट्रॉन जो है उसके D जो है उसका रेडियस कितना पॉसिबल है. मैक्सिमम रेडियस वही होगा ना जो D का रेडियस है एक्चुअल में. फुल D का जो रेडियस है वो आएगा. Therefore, kinetic energy maximum half m v square maximum. इसको हम m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं by 2m. So m into v यहाँ से आ जाएगा. This is QBR max का whole square by 2m.
therefore kinetic energy maximum is q square b square r square max by 2n। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये पैराबोला टाइप कर्व आ जाएगा इस टाइप से। क्लियर है ना? ये इस टाइप से अगर आप इसको समझते हैं, ये वैल्यू बनती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता करनी है तो ये तरीका आ जाएगा उसका। और ये ध्यान रखिए कंडीशन जो है साइक्लोट्रॉन की वो क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की सेम होगी ऑसिलेटर के साथ तभी होगा। चेक कीजिए, देखिए जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन की वो ऑसिलेटर के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जितनी देर में चार्ज बाहर आएगा एक डी से उतनी देर में ऑसिलेटर की स्विचिंग होनी चाहिए प्लस माइनस की। ठीक है, तो आर मैक्सिमम जो आर की वैल्यू तो पता ही है हमें क्या होती है, mv बाई क्यूबी। तो अगर मैक्सिमम आर निकालना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी डालनी होगी इसमें, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ m से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, mv आ गया ये, mv की वैल्यू कितनी आएगी क्यूबी आर मैक्सिमम, वो रख दिया हमने तो ये आ गया। अब क्यूबी और m तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइप ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। ये क्वेश्चन आप एक देख सकते हैं, cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz। जो बेटा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, एक बार जब मैं अभी खत्म करता हूँ क्लास फिर आप पूछ लेना सारे जो जो पूछ रहे हैं। What should be the operating magnetic field for accelerating protons if radius of these is 60 centimeter? Also, what's the kinetic energy in mega electron volt, ठीक है, of proton beam produced by the accelerator? अब हमें यहाँ पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है कि क्या वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेटर की दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6 हर्ट्ज, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम है। चार्ज Q इज प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव में 1.6 10 माइनस 19 कूलम्स, और मास भी है प्रोटॉन का दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस 27 kgs। Therefore, time period is 2 pi m by qb. This is 1 by frequency 2 pi m by qb। पता क्या करना है b की वैल्यू, this is 2 pi m f by q। ये वैल्यूज डाल देते हैं, 2 into 3.14 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 27 into 10 की पावर 7 अपॉन चार्ज
1.6 into 10 की पावर माइनस 19 approximately. B is approximately कितनी वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.28 into -1 approximately 0.628 टेस्ला. ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है, चेक कर लीजिए आप इसको. क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम आपको क्लियर होनी चाहिए. प्रोटॉन लिखा है, फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन इफ रेडियस ऑफ डी इज दिस, प्रोटॉन बीम. ठीक है, तो इसके एक बार यूजेस देख लेते हैं. व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन की क्या यूजेस हैं? इट इज यूज्ड इन, जो भी चार्जेस एक्सेलरेट करके हम हाई एनर्जी चार्जेस जो यूज कर रहे हैं पार्टिकल्स को, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ठीक है, where charges, where accelerated charges are needed for bombardment purposes. ठीक है, कुछ रिएक्शन अगर करना है हमें तो उसके लिए हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए, वहां इसका यूज हो जाता है. For various medical purposes also they are used. Medical purposes also they are used. ठीक है, अब इसमें एक होती है लिमिटेशन, वो भी देख लेते हैं साथ ही. लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन? See, basically, it is difficult to have a uniform magnetic field always in large areas of these. That is a big problem. तो proper circle आना कभी कभार difficult हो जाता है. It is difficult to have uniform magnetic field in large areas of these. वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरा, we cannot accelerate electrons in cyclotron. In cyclotron, it is because उसका मास बहुत कम होता है, और जब उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ने से उसका मास चेंज होने लग जाता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज होने लग जाती है उसकी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर तो फिक्स ही है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो फिर वो हाई एनर्जी तक नहीं पहुंच पाएगा. हो सकता है वो बीच में, बाय द टाइम वो बाहर आए उतनी देर में उससे पहले ही ऑसिलेटर की जो वोल्टेज है वो चेंज हो चुकी हो, और फिर वो डिक्रीज होने लग जाएगी उसकी वेलोसिटी, वो हैफेजर्ड वे में चेंज होने लग जाएगा. Electrons in it, we cannot accelerate electrons in cyclotron as because of its small light weight. Because of its light weight, its mass starts changing.
as its speed becomes comparable speed of light. And therefore क्योंकि मास चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि उसमें मास आता है. And hence frequency of oscillator जो है that is not no longer remains equal to frequency of revolution of charge. जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच ही नहीं करेंगे आपस में, तो फिर जो कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन टू वर्क है वो फेल हो जाएगी, तो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल पाएगी. ठीक है, इसके लिए वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक अलग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बीटाट्रॉन, नाम है उसका. बीटाट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन. ये बेटा, तो बस ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट